हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आई मीन चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी हम 1 to 3 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ब्रिज को देखेंगे और कुछ और भी बेसिक चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद लेक्चर 5 से हम ब्रिज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। हमारा चैनल का नाम है बात इलेक्ट्रिकल की। सिंपल आप गूगल सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो टाइप्स ऑफ ब्रिज में देख लीजिए, दो तरह का ब्रिज होता है, एक डीसी ब्रिज और एक एसी ब्रिज। ठीक है, आप देखेंगे डीसी ब्रिज में बहुत सारे ब्रिज आएंगे, एसी ब्रिज में बहुत सारे ब्रिज आएंगे। तो अभी जो ये नीचे लिखा हुआ है दैट इज प्रॉपर्टी है। डीसी ब्रिज की क्या प्रॉपर्टी होगी और एसी ब्रिज की क्या प्रॉपर्टी होगी। अब एक चीज़ तो पक्का है कि अगर डीसी ब्रिज है तो ऑब्वियसली सप्लाई जो होगा डीसी होगा। ठीक है, और डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ये आपको पता है। एसी ब्रिज है मतलब सप्लाई एसी सप्लाई होगा, और एसी सप्लाई मीन्स इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एसी सप्लाई मीन्स फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि डीसी है तो ऑब्वियसली अगर इम्पीडेंस भी होगा तो भी जो उसका रिएक्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से। इसलिए सिर्फ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिव सर्किट होगा इसमें, यानी जो ब्रिज के 4 आर्म होंगे वो रेजिस्टिव होगा। और चूंकि रेजिस्टिव है इसलिए इसमें कोई भी फेजर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, एसी है तो एसी में ऑब्वियसली आर तो होगा ही, साथ में एल एंड सी भी होंगे। हो सकता है कहीं पे एल मिल जाए, कहीं पे सी मिल जाए, कहीं पे आर मिल जाए, कहीं पे कम्बिनेशन मिलेगा। यानी जो आर्म होगा ना एसी ब्रिज में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, कि हो सकता है 4 आर्म में से कोई आर हो, कोई एल हो, कोई सी हो, कोई आर एल का मिक्सचर हो, इस तरह से आपको मिलेंगे। और ऑब्वियसली आर एल सी का कम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट फेजर विल बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है एसी ब्रिज की प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं कुछ बेसिक्स चीज़ें और हम देखेंगे। देखिए, ब्रिज नेटवर्क का यूज क्या होता है। सिंपल है, ब्रिज नेटवर्क का यूज होता है एक तो करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये सब मेजर करने के लिए ब्रिज नेटवर्क का यूज किया जाता है। अब देखना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मैं आपको दिखाऊंगा इन चीज़ों को भी। उसके बाद है हम लोग ब्रिज नेटवर्क से पावर फैक्टर मेजर कर लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर मेजर करते हैं, डिसिपेशन फैक्टर मेजर करते हैं, लॉस टेंजेंट मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें सिग्नल कंडीशनिंग को भी मतलब पता कर लेते हैं। ठीक है, यानी ब्रिज नेटवर्क को हम सिग्नल कंडीशनिंग के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एम्पलीट्यूड में जो चेंजेज है वो पता कर लेते हैं, फेज शिफ्ट पता कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो है फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है ऑसिलेटर के लिए भी। देखो, ये जो चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताया है एक्चुअली में जेई के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ब्रिज कौन सी चीज़ों को मेजर करेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखाया है। अब है पहला टर्म्स है पावर फैक्टर। देखो, आप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटी सबको जानते हो। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें पावर फैक्टर से। ठीक है, तो व्हाट इज पावर फैक्टर एक्चुअली। तो भाई पावर फैक्टर जो होता है दिस इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। यानी अगर हम पावर फैक्टर को बोले तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर एंड डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। ये आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्टिव पावर को आप पी से जनरली दिखाते हो और अपरेंट पावर को एस, ये आपको पता होगा। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है, अपरेंट पावर मीन्स टोटल पावर। अब देखो, जो पावर फैक्टर का रेंज क्या होता है। देखो भाई, जो पावर फैक्टर है वो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर होता है। तो अपरेंट पावर जो होता है वो क्या होता है पता है, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। यानी हम सिंपल अगर मॉडुलस ले ले एस का, मैग्नीट्यूड निकाले तो ये होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो मॉड ऑफ पी है ना लेस देन मॉड ऑफ एस है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स मॉड ऑफ पी डिवाइडेड मॉड ऑफ एस इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या है, पावर फैक्टर इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो जो पावर फैक्टर होता है ना वो होता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, ये 0 है ध्यान रखना, ये डी नहीं है।
सो 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 इंक्लूडिंग होता है, इसीलिए हमने बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे दिया है। अब पावर फैक्टर, एक चीज़ और भी होता है कि पावर फैक्टर जो होता है, एंगल जो है ना उसका कोसाइन वैल्यू होता है। ये एंगल क्या है, तो वही दिस एंगल इज ये जो एंगल है ना एक्चुअली में, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल होता है वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल, रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट के बीच का जो एंगल है, उस एंगल का कोसाइन वैल्यू दैट इज पावर फैक्टर। अब देखो पावर फैक्टर को आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, पावर फैक्टर दिस इज इक्वल्स टू, और दिस इज कॉस फाई, और ये जो होता है दैट इज P डिवाइडेड बाई एस। अब अगर P का डायमेंशन देखो और S का डायमेंशन, तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, तो ऊपर भी डायमेंशन सेम, नीचे भी डायमेंशन सेम, इसीलिए ये जो होता है पावर फैक्टर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या मतलब, आप समझ रहे हो ना, आप सब चीज़ को समझते जाना। कहीं भी अगर डाउट है तो आप सिंपल वीडियो को पॉज करो या वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल क्या करो, कमेंट में डालो, मैं वहाँ पे आंसर कर दूँगा। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ। अब ये पावर फैक्टर इज ए कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट, ये आपको पता है, जिसको हमने सिंपल यहाँ पे पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई लिख दिया है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। अब देखो, हम एक आरएल सर्किट ले लिए हैं, सिंपल एक सीरीज आरएल सर्किट मैंने लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो अभी पीछे पढ़े उस स्लाइड्स को थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। सीरीज आरएल सर्किट है। अब देखो करंट आई जा रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक्टिव पावर को देखते हैं। दिस इज एक्टिव पावर, P इज एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या होगा बताओ, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक आपको पता होगा। एक्टिव पावर इज P एंड रिएक्टिव पावर इज Q। एक्टिव पावर मीन्स ऐसा पावर जो एक्चुअली यूटिलाइज होता है, ठीक है, जिसको यूटिलाइज किया जाता है, जो आप घर में यूज करते हो दैट इज एक्टिव पावर। ठीक है, जो फ्लक्स के लिए यूज किया जाता है दैट इज रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर इसमें क्या होगा, तो एक्टिव पावर, देखो एक्टिव पावर का मतलब ये भी होता है कि एक तरह से वो हीट जनरेट करता है, या फिर आपके घर में जो यूज किया जाता है दैट इज एक्टिव पावर। और हीट किसकी वजह से जनरेट होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, तो दिस इज एक्टिव पावर। तो इसमें जो पावर डिसिपेट होगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। और ये पावर क्या होगा, ये पावर सिंपल होगा, इसमें पावर क्या होगा बताओ, आपने पढ़ा होगा आई स्क्वायर इंटू आर। बात समझ रहे हो, आई स्क्वायर इंटू आर। और इसमें क्या पावर होगा, तो इसमें जो पावर होगा ना, इसमें पावर डिसिपेट नहीं होता है, इसमें पावर क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर पावर। ये पावर को स्टोर करता है, और ये क्या करता है, पावर को डिसिपेट करता है, कंज्यूम करता है, डिसिपेट पावर, खर्च करता है पावर को। ठीक है, तो जो स्टोर पावर है, व्हाट दिस वैल्यू इज, दिस वैल्यू विल बी आई स्क्वायर इंटू एक्स एल। यहाँ पे इसका रिएक्टेंस लिखोगे, एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, अब देखो एस का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, पी प्लस जे क्यू, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर प्लस जे आई स्क्वायर एक्सएल, ये होगा। अब कॉस फाइव मैंने आपको क्या बताया था, पावर फैक्टर, कॉस फाइव बोले तो पावर फैक्टर, ये वैल्यू क्या होगा, P डिवाइडेड बाई एस। और P डिवाइडेड बाई एस मतलब P मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ध्यान रखना, ये दिस इज P इज मैग्नीट्यूड, एस इज मैग्नीट्यूड। अगर मान लो यहाँ पे हम एस का मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, ये जब आप निकालोगे ना भाई तो सिंपल होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एस का मॉडुलस। तो जब आप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आई स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट, इसको सिंपल आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू मॉड जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल मॉड जेड, देखो मॉड जेड बोले तो हम जेड को क्या लिखेंगे, आर प्लस जे एक्सएल, है कि नहीं। तो मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड इज, इसका रूट ले लो, मैग्नीट्यूड होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो लिखोगे पी को आई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू जेड मॉड, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई जेड एल, सिंपल आर बाई जेड एल हम लिख देते हैं।
तो cos फाई का वैल्यू ये होगा। अब भाई ये चीज़ें क्या आप याद रखोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। ये सिंपल देखो ना, मैंने कैसे किया है, सिंपली मैंने किया है वैसे। जैसे जैसे cos फाई का वैल्यू पता है, पी बाई एस होता है, आप सिंपल वैसे वैल्यू पुट करो, निकाल लिया। ठीक है, तो अब बताओ कि which one is energy, I mean which one स्टोर एनर्जी एंड which one डिसिपेट एनर्जी। एक्चुअली ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, मतलब ग्रामेटिकली देख लेना। तो देखो जो स्टोर होता है ना, स्टोरिंग एलिमेंट वो स्टोरिंग एलिमेंट कौन है? दिस इज इंडक्टेंस। और डिसिपेटिंग एलिमेंट जो एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो डिसिपेटिंग एलिमेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब देखो जेड का वैल्यू हमने लिखा है आर प्लस जे एक्सएल, पी का वैल्यू लिखा है पी प्लस जे क्यू। तो इसको अगर लेट से हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेट से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हमने आप लोग को आपने लिखा एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू लिखा ना, तो इस ट्रायंगल में आपको दिखाना है। कैसे दिखाओगे? देखो जो हॉरिजॉन्टल होगा दैट इज पी। हॉरिजॉन्टल बोले तो पी क्या है? एक तरह से रियल नंबर, तो यहाँ पे रियल नंबर। और जो इमेजिनरी पार्ट क्या है? क्यू है, तो क्यू यहाँ पे डालो। और एस जो है ओवरऑल मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पे जो होता है ये वैल्यू दिस इज फाइव होता है। कॉस फाइव का वैल्यू समझ रहे हो? पी और एस के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। और अगर आप फाइव को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल। ये जो फाइव था ना यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, वेयर इज दिस ये जो फाइव है दिस इज पावर फैक्टर एंगल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने पीछे में दिखाया था ना ये फाइव क्या है? फाइव को आप कुछ नहीं बोलते, दिस इज पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वी रिजल्टेंट एंड आई रिजल्टेंट के बीच का एंगल है कि नहीं? एंगल बिटवीन वी एंड आई आर। ये एंगल बिटवीन पी एंड एस भी है। ठीक है, एंगल बिटवीन पी एंड एस भी, एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। अब तो मान लो यहाँ पे अगर आप फाइव का वैल्यू कॉस फाइव निकालना चाहो, लेट से आई वांट टू फाइंड कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होगा? कॉस फाइव इक्वल टू बी बाई एच। तो बी क्या है? पी है, डिवाइड बाई एच। देखो सेम वैल्यू आ गया ना, तो सेम वैल्यू आया ना पी बाई एस। पी का वैल्यू पुट करो, एस का वैल्यू पुट करो, सिंपली इतना आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको क्लियर करना है, इसका हम यूज आगे करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है दोस्तों? देखो क्वालिटी फैक्टर बताता है कि हाउ मच अ सर्किट इज कैपेबल, हाउ मच अ सर्किट इज कैपेबल टू स्टोर एनर्जी। यानी आपके जो सर्किट है, आपका जो सर्किट है उसका क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है, इट मीन्स आपका सर्किट हाईली कैपेबल है टू स्टोर द एनर्जी। और अगर आपका सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कम है, इस मीन्स आपका सर्किट डिसिपेट ज़्यादा करेगा और स्टोर कम करेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू अगर क्वालिटी फैक्टर अगर लो है, इट मीन्स हम क्वालिटी फैक्टर को सिंपल क्यू से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो क्यू अगर लो है, इट मीन्स कि आपका जो सर्किट है लो एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है। और अगर क्यू हाई है तो हाई एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी है आपकी सर्किट की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि क्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या आएगा। देखो ये चीज़ें हमने कहाँ से लाया? क्यू इक्वल टू 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोरेज बाई एनर्जी डिसिपेट। यहीं से ये जो एनर्जी स्टोरेज ऊपर में है ना न्यूमरेटर में, इसी को देख करके हम यहाँ पे बोले कि हाईली कैपेबल। अगर क्यू ज़्यादा है तो एनर्जी स्टोरेज ज़्यादा होगा, और अगर क्यू कम है तो एनर्जी डिसिपेटेड ज़्यादा होगा, तभी तो क्यू कम होगा ना। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। अब देखो अगर अब क्यू का वैल्यू क्या है? 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड। अगर मान लो कि हम एक आरएल सर्किट जो प्रीवियस हमने बता था उसी में देख लो कि अगर हम एक आरएल सर्किट लें, ठीक है, तो क्या होता है, इसको अगर आप पुट करो 2 पाई, देखो एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल लिख लेना यहाँ पे, इन वन साइकिल। ठीक है, तो 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? हाफ एल
आई नॉट स्क्वायर। ध्यान रखना ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज इसमें कितना होगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट, ठीक है। बट यहाँ पे जो वैल्यू जाता है वो आरएमएस वैल्यू जाता है, आई आरएमएस। अब डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल क्या होगा, तो आई, अब देखो आई आर एम एस, अगर आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर करोगे ना तुम, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, इस आई आर एम एस को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, ठीक है। टाइम भी आएगा क्योंकि वन साइकिल में पूछा है इसलिए। तो अब क्या होगा, 2 पाई इंटू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई आर एम एस की जगह पे आई नॉट बाई रूट 2 डालो, आर इंटू टी। तो देखो आई नॉट स्क्वायर 1/2, आई नॉट स्क्वायर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई एल डिवाइडेड बाई आर टी। इसको अगर लिखोगे 2 पाई बाई आर इंटू, क्या 1/2 को हम एफ डाल सकते हैं और इंटू एल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। ये क्या हो जाता है बताओ, ओमेगा एल बाई आर। ओमेगा एल बाई आर मतलब एक्स बाई एक्स एल बाई आर, ठीक है। सो आपका जो क्वालिटी फैक्टर जो आया ना, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर आया। क्या हम इसमें हम आई स्क्वायर, एक मिनट, आई स्क्वायर एक्स एल कर सकते हैं और डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर आर, बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल क्यू डिवाइडेड बाई पी। देखो तो यही हो गया ना, रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर। तो क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू जो है रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर भी होता है, ठीक है। तो आप ना बेसिकली इसी को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, समझे। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर। चीज़ें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो व्हाट इज डिसिपेशन फैक्टर। एक्चुअली डिसिपेशन फैक्टर जो इन्वर्स होता है क्वालिटी फैक्टर पर, यानी अगर डिसिपेशन फैक्टर लिखो तो दिस इज द इन्वर्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब अगर क्वालिटी फैक्टर था रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई रिएक्टिव पावर, यही होगा ना। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक सिंपल आर है, प्योरली आर सर्किट है, प्योरली एक सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टेंस रखता है, एक सर्किट जो प्योरली इंडक्टेंस रखता है और प्योरली कैपेसिटेंस रखता है। तो क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। देखो क्वालिटी फैक्टर हमने क्या बताया, हमने बताया क्वालिटी फैक्टर कि वो होता है Q डिवाइडेड बाई P। अब अगर इसमें मान लो कि I जा रहा है, I, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू, अभी रुको, आई स्क्वायर इंटू आर। बट इसमें कोई भी रिएक्टेंस नाम की चीज़ नहीं होगी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का क्वालिटी फैक्टर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि भाई क्वालिटी फैक्टर जीरो होगा भी ना, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट स्टोर कर ही नहीं सकता है, इसीलिए उसका जो क्वालिटी फैक्टर होगा जीरो होगा। एकदम सही बात है। अब इसमें देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो क्यू बाई पी, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, इसमें मान लो कि करंट आई जा रहा है, तो आई स्क्वायर इंटू एक्स एल और डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू, अब क्या इसमें रेजिस्टेंस है, नहीं है, जीरो है। तो जब नीचे जीरो है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एकदम सही बात है कि एक इंडक्टिव सर्किट में जो एनर्जी स्टोरिंग की कैपेबिलिटी होगी प्योर इंडक्टिव सर्किट में, वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि कोई डिसिपेटिंग एलिमेंट ही नहीं है, इसीलिए ये हाईली क्वालिटी फैक्टर वाला एलिमेंट होगा। सिमिलरली क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, इनफाइनाइट आना चाहिए। देखते कैसे आता है, तो आई स्क्वायर इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू जीरो, ये भी इनफाइनाइट आया कि नहीं। इसका मतलब है कैपेसिटर भी हाईली स्टोरिंग एलिमेंट होता है, प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा है कि प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट है तो उसका जीरो होता है क्वालिटी फैक्टर। प्योर इंडक्टेंस या फिर प्योर कैपेसिटेंस वाला कोई अगर सर्किट है तो उसका क्वालिटी फैक्टर इनफाइनाइट है। अब मान लो कोई सर्किट ऐसा है जो आर एल सी का कॉम्बिनेशन रखता है, तो उसका वैल्यू क्यू क्या होगा, देखो उसका वैल्यू जो है जीरो और इनफाइनाइट के बीच में होगा। अगर क्यू जो है किसी भी क्यू इन जनरल अगर आप देखोगे तो वो जीरो और इनफाइनाइट के बीच में होगा।
ठीक है, वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट कंटेनिंग कम्बिनेशन ऑफ आर एल सी लाइज बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट। वही चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें तो हो गया, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर। अब हम जैसे कि ब्रिज में 4 आर्म होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं, आपको पता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो आर्म है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे आर्म में। हो सकता है सीरीज आरएलसी सर्किट हो सकता है प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है प्योरली इंडक्टिव हो सकता है प्योरली कैपेसिटिव हो, या फिर पैरेलल आरसी सर्किट हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो जो पॉसिबिलिटी है उसको मैं, जो चीज़ नया है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अभी पहला हम लेते हैं कि मान लो एक आर्म जो है आरएलसी, सीरीज आरएलसी सर्किट होगा। ठीक है, आरएलसी सर्किट है जिसमें करंट आई जा रहा है। तो बताओ ये सीरीज आरएलसी सर्किट का जेड क्या होगा, इम्पिडेंस बताओ भाई। आर प्लस जे एक्सएल होगा। जो आपका एक्सएल है दैट विल बी 2πf L होगा, और इसको आप ओमेगा L लिखोगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका मॉड जेड कितना होगा बताओ, मॉडुलस होगा √R² प्लस XL² होगा। इसका एंगल जेड कितना होगा, ये आपको पता है कि tan इनवर्स XL/R होगा। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओ। ये रियल पार्ट रियल पे आएगा, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो वर्टिक्स पे आएगा, वर्टिकल पे, और यहाँ पे जेड आ जाएगा, और इसको आप थीटा मान लो। ये थीटा इज इम्पीडेंस एंगल, दिस इज थीटा एंड थीटा इज इम्पीडेंस एंगल। ठीक है, अब देखो इसमें हम और क्या बात कर सकते हैं, ये चीज़ें तो हो गया। अगर ये जो थीटा है ना, इम्पीडेंस एंगल तो है ही, इसको हम पता है क्या और बोल सकते हैं, चलो बाद में देखते हैं और क्या बोल सकते हैं। अभी पावर फैक्टर के बारे में पता करते हैं थोड़ा। तो मान लो इसमें करंट आई जा रहा है, तो अभी पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज cos फाई। और व्हाट इज दिस, दिस वैल्यू इज P/S, ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। P का वैल्यू कितना होगा, P का वैल्यू सिंपल I² × R होगा, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा। S का वैल्यू क्या होगा, S का वैल्यू सिंपल I² × mod Z होगा। होगा कि नहीं होगा, mod Z होगा। तो cos फाई क्या होगा, cos फाई सिंपल I² × R डिवाइडेड बाई I² × mod Z। सिंपल क्या हो जाएगा, R/mod Z, ये आपको पता है। अब सिंपल S का वैल्यू ये भी लिख सकते हो, देखो P + jQ। ऑलरेडी मैं पावर ट्रायंगल आपको बता चुका हूँ, PQS एंड दिस इज फाई। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये देखो R/Z हुआ। अगर यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से cos थीटा का वैल्यू बताओ, ये भी हो जाएगा R/mod Z। होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो थीटा है ना, इम्पीडेंस एंगल, और यहाँ पे जो पावर एंगल है, दोनों बराबर है। बिल्कुल यार, ये तो सिंपल चीज़ें है, बिल्कुल दोनों बराबर है। थीटा एंड फाई विल बी इक्वल इन दिस RL सर्किट। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आया कि भाई बताओ इम्पीडेंस एंगल एंड पावर एंगल, ठीक है, पावर ट्रायंगल एंगल, ये क्या होगा इसमें रिलेशन, तो इक्वल का होगा। अभी क्वालिटी फैक्टर बताओ, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर। बोलो बता दें कि नहीं, क्यू क्या होगा, I² × XL डिवाइडेड बाई I² × R। आई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा XL/R। XL/R को लिखोगे ओमेगा × L/R। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वालिटी फैक्टर। मान लो इसी में अगर डिसिपेशन फैक्टर पूछता तो क्या करते, डिसिपेशन फैक्टर अगर पूछता तो क्या करते, 1/Q कर देते क्वालिटी फैक्टर, तो क्या हो जाएगा R/ओमेगा। समझे या नहीं समझे, सिंपल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम पैरेलल RLC सर्किट लिए हैं, तो बताओ भाई पैरेलल RLC सर्किट, RL सर्किट का जेड क्या होगा। देखो जेड जो होगा R पैरेलल विथ JX होगा, तो क्या हो जाएगा R × JXL/R + JXL। होगा कि नहीं होगा। अब सिंपल इसको क्या करो आप, ऊपर नीचे R
प्लस जे एक्सएल इंटू आर माइनस जे एक्सएल डिवाइडेड बाई आर माइनस जे एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप करोगे ना इसको, तो देखो जे आर स्क्वायर एक्सएल प्लस आर एक्सएल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आप सिंपल एक काम कर सकते हो, आर एक्सएल को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा एक्सएल प्लस जे आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल एक तरह से मॉड जेड डिवाइडेड एंगल थीटा का फॉर्म आ गया, प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज पावर फैक्टर। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो एस का जो वैल्यू है, आई मीन कॉस फाई क्या होता है, पी बाई एस होता है। ठीक है, ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। होगा कि नहीं होगा, देखो पैरेलल में तो दोनों के क्रॉस भी सेम होगा, और एस का वैल्यू वी स्क्वायर बाई मॉड जेड। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मॉड जेड डिवाइडेड बाई आर, ये हो जाएगा। समझ रहे हो। क्वालिटी फैक्टर, देखो क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्टिव पावर होता है, सिंपल है। क्यू क्या होगा, क्यू जो होगा वी स्क्वायर बाई एक्स एल, और पी क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर, तो सिंपल ये हो जाएगा आर बाई एक्स। ऑब्वियसली जब हम रिएक्टिव पावर, जब भी हम क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं पैरेलल में, तो वो इन्वर्स आता है सीरीज का। जैसे आप यहाँ पे देखो Q का वैल्यू क्या था, आर बाई एक्सएल था, मतलब सॉरी देखो एक्सएल बाई आर था। ठीक है, और इधर क्या हो गया आर बाई एक्सएल। अब अगर इसी में डिसिपेशन फैक्टर की बात करते हैं तो ये क्या होता, 1/Q, तो ये सिंपल एक्सएल बाई आर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ो। सीरीज आरसी सर्किट की बात कर लेते हैं। जेड का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो भाई ये तो आर रहता है, इसमें अगर तुम निकालोगे एक सी, तो ये हो जाता है 1/j⍵c। इसको हम सिंपल माइनस एक्सी लिख सकते हैं, मतलब माइनस जे एक्सी। तो इसको तुम क्या लिखोगे, आर माइनस जे एक्सी, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मॉड जेड का वैल्यू बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल जेड, एंगल जेड जो होगा दिस इज माइनस होगा tan इनवर्स एक्सी बाई आर। अगर आप पावर ट्रायंगल बनाओ तो देखो ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो ये हो गया जेड मॉड, यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पे एक्सी हो गया। अब ये थीटा का वैल्यू पता करो। ठीक है, यही थीटा है, दैट इज थीटा। सिमिलरली अगर इसमें हम करंट आई मान लेते हैं, ठीक है, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू पूछता है तो पी बाई जेड, पी बाई एस, आप इसका अगर करोगे तो आर बाई एक्सी आएगा। सिंपल, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्यू का वैल्यू बताओ, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपन पी, रिएक्टिव पावर बाई पी, जब करोगे तो एक्सी बाई आर आएगा। ठीक है, डिसिपेशन फैक्टर सिंपल है, डिसिपेशन 1/Q आएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आर बाई एक्सी। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम आरसी पैरेलल आरसी सर्किट की बात करें तो जेड का जो वैल्यू है दैट इज आर इंटू माइनस जे एक्सी डिवाइडेड बाई आर माइनस जे एक्सी। अब एक काम कर दो, आर प्लस जे एक्सी से मल्टीप्लाई करो, करो भाई क्या होगा। देखो जब आप करोगे तो माइनस जे आर स्क्वायर एक्सी होगा प्लस आर एक्सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्सी स्क्वायर होगा। तो जब इसको करोगे ना तो आर एक्सी कॉमन ले लो, ये सिंपल हो जाएगा एक्सी माइनस जे आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो इसको अगर देखोगे तो ये क्या है, मॉड जेड एंगल माइनस थीटा, देखो माइनस आ रहा है बीच में। पावर फैक्टर, देखो पावर फैक्टर सिंपल पी बाई एस, पी का वैल्यू क्या है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई मॉड जेड बाई आर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी फैक्टर क्यू बाई पी आएगा, एक्सी बाई आर आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी,
एक्स सी बाई आर कैसे आएगा भाई? आप वी स्क्वायर बाई एक्स सी करोगे और वी स्क्वायर बाई आर करोगे तो आर बाई एक्स सी आएगा। तो डिसिपेशन फैक्टर क्या आएगा? 1/q दैट इज एक्स सी बाई आर। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, इसीलिए मैं जस्ट ऐसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरएल सर्किट। देखो क्यू, अगर हम सीरीज की बात करें वो क्या था, देख लो क्या था, एक्सएल बाई आर था शायद। देखो सीरीज आरएल सर्किट में एक्सएल बाई आर था ना, तो लिखो यहाँ पे एक्सएल बाई आर। और क्यू पैरेलल में देखो भाई आर बाई एक्सएल था शायद। पैरेलल में क्या था? आर बाई एक्सएल, लिखो यहाँ पे। अगर इसको देखो तो जो क्यू सीरीज है मल्टीप्लाई क्यू पैरेलल करो, ये 1 आ जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्यू सीरीज जो है क्यू पैरेलल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बोले तो ये उल्टा है, इन्वर्स है, ठीक है। क्यू सीरीज इज द इन्वर्स ऑफ क्यू पैरेलल और क्यू पैरेलल इज द इन्वर्स ऑफ क्यू सीरीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जब आप आरसी सर्किट में क्यूएस की बात करोगे, क्यू सीरीज की, तो वो आ जाएगा एक्स सी बाई आर। और जब आप क्यू पैरेलल की बात करोगे तो आर बाई एक्स सी। तो सिंपली क्यू एस इंटू क्यू पी जो है 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि क्यू एस जो है 1/क्यू पी होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि क्यू फैक्टर फॉर ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज। तो वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट बोले तो सीरीज रेजोनेंट आरएलसी सर्किट की बात कर रहा है, आरएलसी। भाई क्यू जो होता है ना, सिंपल क्या हो जाएगा बताओ, एक्सएल बाई आर होगा। और अब चूंकि रेजोनेंस पे आपको पता है एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, एक्सी बाई आर। देख लो कौन है तो ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इस क्वेश्चन को देखो कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज R2 ओम, L1 मिली हेनरी, सी दिस द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। अच्छा भाई क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक्सएल बाई आर होता है। एक्सएल बोले तो मतलब एट रेजोनेंस बात करो, ठीक है, ओमेगा एल इंटू मतलब ओमेगा इंटू एल डिवाइडेड बाई आर होता है। अब भाई ओमेगा जो है ना, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√L सी। पुट करो यहाँ पे, तो एल बाई आर इंटू 1/√L सी, तो 1/r करोगे √L/c आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करो, तो 1/2। एल का वैल्यू कितना है, 10⁻³ सी का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁶। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, देखो 10 के पावर -7 हो गया, नीचे ऊपर गया 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 बोले तो 100 बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल 50। सो क्यू कितना है, 50, ठीक है, क्यू 50 हो गया। तो क्यू ज़्यादा है या कम है, मतलब ठीक है, मीडियम है, ज़्यादा भी नहीं है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका आज का क्लासेज। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।